तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में और देख लेते हैं पहले एडिटोरियल को, जो कि बात करता है पार्टिकुलरली अभी इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक तो गाजा की तरफ से और दूसरा ईरान की तरफ से। अब उसको डबल मोर्चे पर लड़ाई लड़ना पड़ जा रहा है। देखा जाए इनडायरेक्ट तौर पर इजराइल को सपोर्ट देने वाला अमेरिका है, या आप ये कह सकते हैं इस युद्ध की जड़, इस युद्ध को उकसाने वाला भी अमेरिका ही है। वो चाहता है कि मैं उसको एकदम फुल प्रेशर के साथ में मैं जैसा कहूँ वो वैसा बोले, वो अपने परमाणु हथियार ना बनाए। हम तो खुद बना लिए हैं लेकिन दूसरे को नहीं बनाने देंगे, ये चाहता है अमेरिका। तो इजराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पर लिमिटेड ऑपरेशंस एंड बिग कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिला है, इसी के ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। 13 जून 2025 को इजराइल ने चालू किया राइजिंग लायन नामक मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका उद्देश्य था ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करना। और ये चीज़ अमेरिका भी चाहता है, तो देखा जाए इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। ये कदम केवल ईरान के हथियारों को ख़त्म करने तक लिमिटेड नहीं था, लेकिन इसके अनफॉर्सिन कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं, जो सिर्फ इस क्षेत्र मतलब मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को ये चीज़ प्रभावित कर सकती है। इजराइल और ईरान के नेताओं की बात करें, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी, दोनों ने इस संघर्ष को अपने अपने देश के इतिहास का एक डिसीजिव मोमेंट माना है, ऐतिहासिक मोड़ माना है। बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड प्रेजेंट क्राइसिस की। क्या है ये? तो सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में ये जो कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये संघर्ष कोई नया नहीं है। ये ज्यूइश पर्सियन हॉस्टिलिटी, मतलब यहूदी और फारसी दो धर्मों के बीच में दुश्मनी, जो कि हजारों साल पुरानी है। इसकी शुरुआत मानी जाती है 586 BCE से, जब राजा नेबूचदनेस्सार सेकंड ने यहूदी साम्राज्य को नष्ट करने की कोशिश करी या फिर उसको नष्ट किया। अब इजराइल ने 21 महीनों से चल रहे प्रॉक्सी वार के बाद, छद्म युद्ध के बाद, ये डायरेक्ट सैनिक हमला कर दिया। मतलब पहले इनडायरेक्टली वो युद्ध करता था, अब डायरेक्ट ये सैन्य हमला चालू किया है। ये हमला एक हाईटेक ब्लिट्जक्रीग मतलब तेज और उच्च तकनीक वाला हमला था, जिसमें 200 से भी ज़्यादा इजराइल के फाइटर जेट्स ने एक ही समय पर 100 से ज़्यादा स्ट्रेटजिक टारगेट पर बमबारी किया था। इस ऑपरेशन में कई सारे बड़े बड़े ईरान के नेता और वैज्ञानिक मारे गए। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो गए, जैसे कि चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म फोर्स, रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर, इमरजेंसी कमांड के प्रमुख मारे गए एंड 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट ख़त्म हो गए। बात करते हैं प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी की। इजराइल ने इस ऑपरेशन के लिए काफ़ी पहले से तैयारी करी थी। हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल ने ईरान के सभी प्रॉक्सी जैसे कि हिजबुल्लाह और अल हाउदीस पर लगातार हमले किया। सीरिया में ईरान समर्थक बशर अल असद की सरकार को हटा दिया गया है, जिससे ईरान की पहली सुरक्षा की जो रेखा है वो ख़त्म हो चुकी है। बात करें इजरायली एयर डिफेंस को भी मजबूत किया गया है और ख़ास तकनीकी हथियार जुटाए गए हैं ताकि ईरान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला ना कर पाए। बात करते हैं अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की, इसमें क्या भूमिका रही है, वो लोग क्या चाहते हैं। देखिए, भले ही अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ पब्लिकली शांति की बात करते रहते हैं, सर्कुमस्टेंशियल एविडेंस कुछ इस प्रकार की बात बताते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान से न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी लागू कर दी। इसको और भी ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है इस युद्ध के माध्यम से। फिर ईरान ने अल हाउदीस पर काफ़ी भारी हवाई हमले किए। 12 जून 2025 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया, जो इजराइल के हमले से एक दिन पहले हुआ था। ईरान के खिलाफ एक
कंडेमनेशन रिजोल्यूशन पारित किया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ये सारी घटनाएं ये बात बताती हैं कि इजराइल को कूटनीतिक और कानूनी समर्थन पहले ही मिल चुका था। अब बात करते हैं अरब देशों की चिंता की। अरब वर्ल्ड्स के क्या कंसर्न है? सुन्नी अरब नेशन की ईरान और इजराइल दोनों से दुश्मनी है, लेकिन वे इस संघर्ष को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से रोज 20% ऑयल गुजर रहा है, इसको बंद किया जा सकता है। ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए तेल ठिकानों, पाइपलाइन और एयरबेस पर हमला कर सकता है। ईरान शिया माइनॉरिटीज़ को सुन्नी सरकारों के खिलाफ भड़का सकता है और क्षेत्र में आतंकी संगठन जैसे कि ISIS और अलकायदा को फिर से ज़मीन मिल सकती है। और ये चीज़ ज़रूर होगी, जिस प्रकार से तालिबान में हुआ है। जैसे ही सरकार गिरी है, वहाँ पर तालिबान ने अपने पैर जमा लिए हैं। ये जो ऑपरेशन चल रहा है, इसके पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? हालांकि इजराइल का अभियान केवल ईरान की स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करने तक सीमित नहीं था। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं। जैसे ईरान यदि बच गया और फिर से हमला करने लायक बन गया, तो ये इजराइल के सर्जिकल स्ट्राइक की योजना को फिर मुंह तोड़ जवाब देगा। ये ईरानी जनता को अपनी सरकार के साथ खड़ा कर सकता है, भले ही वे पहले सरकार से नाराज थे। इसके अलावा ये घटना थर्ड वर्ल्ड नेशन में इजराइल की छवि को और ख़राब कर सकती है। ऑलरेडी से वो युद्ध को झेल रहा है, फिर से नया युद्ध छेड़ देता है जिसमें लाखों लोग यदि मारे जा रहे हैं, वो भी बेगुनाह लोग, तो जाहिर सी बात है इजराइल की छवि खराब होगी। यदि ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इसके आर्थिक प्रभाव भी गंभीर होने वाले हैं। जैसे तेल की कीमत बढ़ेगी, ये चीज़ निश्चित है। साथ ही साथ तेल की कमी भी जा सकती है, स्लो ग्रोथ होगा एंड शेयर मार्केट में रिसेशन आ सकता है, ग्लोबल रिसेशन थ्रेट्स हो सकता है। बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स रियरली फॉलो करता है एक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट्स को। मतलब जैसे अमेरिका ने 1991 में इराक के साथ किया, वैसे ही कुछ इजराइल ईरान के साथ करना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। अगर ईरान जवाबी हमला करता है या फिर संघर्ष फैलेगा, तो ये अमेरिका को सीधे युद्ध में खींच सकता है। पश्चिम एशिया की जियोपॉलिटिकल मैप में बड़ा बदलाव आ जाएगा। रिजीम चेंज इन ईरान भी एक कहना चाहिए संभावना दिखाई दे रही है। बात करते हैं ईरान के न्यूक्लियर ओबेसन की, मतलब वो न्यूक्लियर हथियार क्यों हासिल करना चाहता है। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर $100 बिलियन से भी ज़्यादा खर्चा कर दिया है, ये सोच करके कि ये उसकी कम से कम सेफ्टी को इंश्योर करेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसी ने उसे सबसे बड़ा खतरे में डाल दिया है। ये युद्ध ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस को स्थायी रूप से कमज़ोर कर सकता है और सवाल उठाता है कि क्या इतना भारी निवेश जो किए हैं वो सही था। कंक्लूज़न में हम ये बोल सकते हैं कि इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया है राइजिंग लॉयन, अभी तक एक सर्जिकल मिलिट्री सक्सेस दिख रहा है, लेकिन इसकी जियोपॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन लागत बहुत ज़्यादा होगी। इस संघर्ष से कुछ सबक सीखे जा सकते हैं, जैसे कि खाली आप मिलिट्री के माध्यम से कोई समाधान नहीं ला सकते हैं। हर युद्ध की एक स्ट्रेटजिक कॉस्ट होती है जो कि आने वाले 20, 30, 50 साल तक असर डालेगी। सबसे अहम ये है कि युद्ध शुरू करना तो आसान है, लेकिन उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आने वाले हफ्ते और महीनों में हमें यही तो देखना है कि क्या इजराइल अपने सीमित टारगेट को पूरा कर पाएगा या फिर ये युद्ध पूरे क्षेत्र को और भी ज़्यादा हॉस्टाइल बना देगा। सेकंड वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ये चर्चा करता है अभी हाल फिलहाल में जो अहमदाबाद में हवाई दुर्घटना हुई है उसकी। इस दुर्घटना के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, क्या गलती है, किसकी गलती है, लास्ट मोमेंट में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें तो ब्लैक बॉक्स के माध्यम से हमें पता चल जाएंगी। ब्लैक बॉक्स से खाली उस लास्ट मोमेंट का हमें पता चलेगा, लेकिन इसके बाद हमारी जो जांच एजेंसियां बनाई गई हैं इसके लिए, बड़ी बड़ी जो एजेंसियां DGCA जैसी एजेंसियां, इसके अलावा AAIB जैसी जो एजेंसियां बनाई गई हैं एविएशन सेक्टर की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, इनकी प्रोसेस, इनकी प्रक्रिया के मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन खड़े होते हैं। अहमदाबाद विमान का हादसा एक चेतावनी है।
भारत को एविएशन ट्रेनिंग और फ्लाइट सेफ्टी को गंभीरता से लेना होगा। इसके ऊपर आपको 800 वर्ड्स में आंसर राइटिंग करना है। बात करते हैं यहाँ पर मर्फी के कानून से। ठीक है, मर्फीज लॉ का एक रूप कहता है अगर कई चीज़ें गलत हो सकती हैं तो वही सबसे पहले गलत होगी जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब गलती करना, चलो ठीक है, सब लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति गलती कर दे और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो सबसे पहले चीज़ गलती यही मानी जाएगी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के क्रैश ने इस कहावत को एकदम क्लियर कर दिया है। हादसे के तुरंत बाद ये चीज़ साफ हो गया है कि भारत में सिविल एविएशन सिस्टम एक बार फिर से गंभीर खतरे में चला गया है। ये जो हादसा हुआ है केवल टेक्निकल खराबी के कारण नहीं हुआ है, बल्कि ये सिस्टम के फेल होने की निशानी है, सरकार की और हमारे प्रशासन की। पिछले कई सालों से सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फिर DGCA, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्लाइट सेफ्टी और पायलट ट्रेनिंग को नज़रअंदाज किया है और इसी का असर इस प्रकार से दुर्घटना में हमको दिखाई दे रहा है। मतलब अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। भारत में हवाई हादसों के बाद ज़्यादातर पायलट के ऊपर ही सारा दोष मढ़ देते हैं, लेकिन असली दोष सिस्टम की टॉप लेवल पर बैठी उन संस्थाओं का होता है जिन्होंने सुरक्षा नियमों की अनदेखी करी है। देश की एविएशन इंडस्ट्री में अकाउंटेबिलिटी की भारी कमी है। इसमें करप्शन, पॉलिटिकल प्रेशर है एंड ब्यूरोक्रेसी, जिसी के चलते चलते सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड हैं उनकी धज्जी उड़ जाती है। बात करते हैं, अभी तक ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। पिछले 30 साल में बड़े बड़े हादसे हुए। 1990 में इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC 605 बेंगलोर में हादसा हुआ। 2000 में अलायंस एयर फ्लाइट में हुआ पटना में। 2010 में मंगलुरु में एयर इंडिया एक्सप्रेस IX 812 का। 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस IX का 1344 कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब हर बार यही बोला जाता है कि जांच करेंगे, सुधार करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि DGCA में ना अभी तक कोई बड़ा बदलाव आया और ना ही ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर सेफ्टी प्रोटोकॉल को आपने अच्छा किया। वही लोग आज भी पदों पर बैठे हुए हैं और लापरवाही से यात्रियों की जान ले रहे हैं। DGCA और MOCA की भूमिका यहाँ पर काफ़ी संदिग्ध हो जाती है। DGCA ने अहमदाबाद हादसे के बाद जो बयान जारी किया उसमें पायलट्स के नाम और उनका अनुभव ही बताया जाता है। ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ICAO के अनुसार जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आती है, किसी भी क्रू मेंबर का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है। ये बताता है कि DGCA में अनुभव ही विहीन लोग बैठे हैं जो केवल पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारी जो जुडिशियरी है, हादसे के बाद 2010 में मंगलुरु हादसे को लेकर के PIL दायर करी गई, जिसमें MOCA, DGCA और AA की गंभीर लापरवाही बताई जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली जो गेंद उठा करके MOCA को डाल दी MOCA की झोली में। खुद आरोपी संस्था है, उसी को बोल रहे हो आप कमेटी बनाओ और जांच करो। इससे भारत में एविएशन सेफ्टी को लेकर के जो जुडिशियल ओवरसाइट है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब ये जो अहमदाबाद क्रैश हुआ है, इसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं? सोशल मीडिया पर आई वीडियो रिकॉर्डिंग और चश्मदीदों के बयान के हिसाब से देखा जाए तो टेक ऑफ के 30 सेकंड के बाद ज़ोरदार धमाका हुआ था। मतलब विमान के इंजन में बर्ड इंजेक्शन हो सकता है, बर्ड घुस गया, टकरा गया, मतलब पक्षी इंजन में चले गए जिससे कंप्रेसर स्टाल हो गया और थ्रस्ट कम हो गई। वीडियो में देखा गया है कि विमान की जो लैंडिंग गियर है, मतलब पहिए, आखिरी समय तक खुले थे। शायद थ्रस्ट की कमी और भ्रम की स्थिति में पायलट उसको रिट्रैक्ट नहीं कर पाया। फिर
एयरक्राफ्ट ने काफ़ी शैलो यानी कि कमज़ोर चढ़ाई करी, जिससे वो पास की 5 मंजिला बिल्डिंग से टकरा गया। थोड़े और हाइट में उड़ाना था उसको। फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज का भी यहाँ पर शक होता है। मतलब दूसरा जो संभावित रीज़न ये है कि रनवे पर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट रहा हो, जैसे कि पत्थर, मेटल स्ट्रिप पड़ा हो, जिससे टायर फट गया और इंजन या फिर फ्यूल टैंक को नुकसान हो गया, जैसे कि एयर फ्रांस फ्लाइट AF 4590 कॉनकोर्ड क्रैश के साथ हुआ था। दूसरी बात है ट्रेनिंग पायलट यदि इसको चलाते हैं तो। DGCA ने क्या बोला, कप्तान एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। ठीक, कप्तान एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। इससे ये संदेह उठता है कि शायद ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी जिसमें नया को पायलट गाड़ी चला रहा था। अगर अचानक से कंट्रोल बदल जाए, साथ ही इंजन में कोई दिक्कत आ जाए, तो फिर चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑब्स्टैकल की अनदेखी की। जहां पर विमान टकराया था वो इमारत 70 फीट ऊंची थी और रनवे के टेक ऑफ पैथ के बहुत पास में थी। ये ऑब्स्टैकल क्लियरेंस रूल का उल्लंघन है। भारत में पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कई बार ऐसे कंस्ट्रक्शन को NOC दे देते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता है। फ्यूचर में फिर ये चीज़ जानलेवा बन जाती है। बात करते हैं कि क्या अब कोई सबक यहाँ से हमको मिल सकता है। अब जब इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे कि अमेरिका की NTSB और UK की AAIB जांच में शामिल हैं, तो उम्मीद है कि निष्पक्ष और सख्त जांच होगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भारत की एविएशन अथॉरिटीज़ वाकई कोई सबक ले रही हैं या फिर पुराने रास्ते पर ही चलेंगी। लेकिन असली सवाल यही तो हमारे सामने गूंजते रहता है, या फिर ये हादसा भी पुरानी फाइलों में दब जाएगा। वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि अहमदाबाद का ये भयानक हादसा भारत के एविएशन सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। अगर अभी भी DGCA, MOCA और AAI जैसी संस्था अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाती हैं और पायलट ट्रेनिंग के ऊपर पैसा खर्चा मत करो, फ्लाइट सेफ्टी को गंभीरता से मत लो, तो जाहिर सी बात है ऐसी घटनाएं और रिपीट होते जाएंगी। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाते हैं तो चर्चा करने वाले हैं ओशियन डार्कनिंग के बारे में। हाल फिलहाल में देखा जाए ओशियन डार्कनिंग न्यूज़ में रहा है। एक रिसेंट वैज्ञानिक स्टडी से ये पता चला है कि 20% से भी ज़्यादा जो ग्लोबल ओशियन है वो डार्क हो रहा है सिग्निफिकेंटली। मतलब ये जो वैज्ञानिक अध्ययन है ये बताता है कि पिछले 20 साल में विश्व के महासागरों का लगभग 20% हिस्सा डार्क होते जा रहा है। ये काफ़ी चिंताजनक सिग्नल है जिस पर जलवायु वैज्ञानिक और समुद्र विशेषज्ञों की नज़र है। बात करते हैं कि ओशियन डार्कनिंग आखिर होता क्या है। ओशियन डार्कनिंग का मतलब होता है कि महासागर की वो जो फोटिक जोन है, ऊपरी परत, जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच रही है और फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर हो जा रहा है, लेकिन ये एरिया धीरे धीरे कम होते जा रहा है, उजाला वाला एरिया कम हो रहा है। ये फोटिक जोन लगभग 200 मीटर की गहराई तक होती है। समुद्री जीवन का लगभग 90% हिस्सा इसी पर है। जहाँ पर सूरज की रोशनी है वहाँ पर जीवन की संभावना ज़्यादा है। फाइटोप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्म पौधे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये वाली परत समुद्र की उत्पादकता, जलवायु नियंत्रण मतलब ओशियन की प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड फिशरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओशियन डार्कनिंग किस कारण से हो रहा है? इसका रीज़न है डिफरेंट रीजन इन कोस्टल एंड ओपन ओशियन एरियाज़। यदि हम तटीय क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ पर बारिश के दौरान खेतों से फर्टिलाइज़र, जैविक पदार्थ और मिट्टी समुद्र में पहुँच रही है। इससे समुद्र में शैवाल की ज़्यादा मात्रा बढ़ जा रही है जो कि प्रकाश को रोकते हैं। फिर ओपन ओशियन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्लैंकटन का जो डायनामिक है, मतलब प्लैंकटन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह का तापमान बढ़ रहा है एंड ओशियन करंट्स, समुद्र की धारा में चेंजेस आ रहा है जो कि पोषक तत्व और प्रकाश के आने जाने को प्रभावित कर रहे हैं। बात करते हैं कि इसका असर क्या पड़ सकता है। तो जो फोटिक जोन है वो श्रिंक हो रही है, कम रोशनी से प्रकाश संश्लेषण भी कम होगा,
फाइटोप्लैंक्टन की गिरावट होगी, जिससे समुद्र की जो खाद्य श्रृंखला है वो डगमगा जाएगी। वे समुद्री जीव जो प्रकाश से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, उनको दिक्कत होगी। सभी जीव कम गहराई वाले क्षेत्र में सिमट जाएंगे, जिससे फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। बात करते हैं कम फाइटोप्लैंक्टन का मतलब है कि वातावरण से CO2 कम अवशोषित होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। कई सारी मछली अपनी भोजन के लिए एक्वाटिक जोन पर डिपेंड करती हैं। इससे हमारा जो मछली का उद्योग है वो प्रभावित होगा और जो खाद्य सुरक्षा है वो भी प्रभावित होगी। इसके बहुत सारे समाधान के रास्ते हो सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या करना है? मॉनिटरिंग करना है, सैटेलाइट एंड अंडर वाटर सेंसर लगाए जा सकते हैं, रन ऑफ को रोकना है, जो ओशियन में आप चीज़ों को भेज दे रहे हैं, रासायनिक चीज़ों को, उसको रोकिए। ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। पब्लिक अवेयरनेस से ये कदम उठाया जा सकता है।